पढ़ते समय मैंने आपको अयोग्य वह को बहुत संक्षिप्त रूप में बताया था। चूंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बहुत संक्षिप्त सा रूप अयोग्य वह को जानने के लिए लिया था। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने वर्णमाला में अयोग्य वह पढ़ा था, लेकिन अब हम उसे पूर्ण रूप से नियमों के साथ में आज जानेंगे। तो अयोग्य वह के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक आते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इन्हीं अनुस्वार और अनुनासिक को। तो अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर्गत चूंकि यह जो दोनों हैं यह अयोग्य वह के अंतर्गत आते हैं। तो अयोग्य वह में अम, जिसे हम अनुस्वार कहेंगे, इस अम का जो रूप है यह इस प्रकार से होगा। आप इसे इसकी मात्रा के रूप में भी समझ सकते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, इस बिंदु के साथ में जब चंद्र और लग जाता है तो हम इसे अनुनासिक कहते हैं। तो अयोग्य वह के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे अम की अर्थात अनुस्वार की। तो यह जो अनुस्वार है जो शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यह नासिक की व्यंजन के स्थान पर बोला जाता है, अर्थात नाक से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान जो है नाक से होता है और नासिक के व्यंजन जो होते हैं वह नाक से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। जब हम वर्णमाला का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उस समय पर मैं नासिक के और विभिन्न प्रकार के जो भी व्यंजन होंगे जिनका उच्चारण स्थान होगा उस संदर्भ में आपको बताऊंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि नासिक के व्यंजन अथवा जिनका उच्चारण नाक से किया जाए, तो नाक से उच्चारण अनुस्वार का भी किया जाता है। और इस अनुस्वार का प्रयोग हम 3 रूप से करते हैं, अर्थात आपने हिंदी पढ़ते हुए कई बार देखा होगा कि बिंदु का प्रयोग हम विभिन्न स्थानों पर करते हैं, लेकिन विभिन्न स्थानों पर इस बिंदु अर्थात अनुस्वार का प्रयोग भिन्न भिन्न नियमों के आधार पर होता है। तो अनुस्वार अर्थात यह जो बिंदु है इसका 3 रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में ही देखेंगे, किस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, किस परिस्थिति किस नियम के आधार पर उसका प्रयोग वहां पर किया जाएगा। तो यदि अनुस्वार का उच्चारण अर्थात जब हम अनुस्वार को बोलेंगे तो उसका उच्चारण अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तब हमने अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की बात की थी। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग क से लेकर प तक के वर्ग क से लेकर म तक के व्यंजन आते हैं, हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उसके आगे के जो 4 व्यंजन होते हैं श, श, स और ह, यह 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो यदि अनुस्वार का जो उच्चारण है वह अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन अर्थात य, र, ल, व, श और ह, यहाँ मैंने लिखे हुए आप देख सकते हैं, इनके पहले आता है तो हम अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही करते हैं। अब देखिए आप, जैसे आप लिख रहे हैं स्वयं, जब आप स्वयं लिखते हैं तो य के ऊपर अनुस्वार की तरह एक बिंदु लगा हुआ आपको दिखाई देता है, वह जो बिंदु है वह अनुस्वार नहीं है, अर्थात उस बिंदु को आप अगर चाहें तो हटाकर म स्वर रहित लिख सकते हैं। लेकिन जब अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है तब आप इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अनुस्वार ही है, उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। तो कैसे, हम देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए संयम, अब यहाँ पर संयम लिखा हुआ है, या आया हुआ है। परिभाषा कहती है कि आप य, र, ल, व से पहले जब अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही होगा। तो जब हमने कहा संयम, संयुक्त, तो यहाँ पर जो दोनों य लिखे हुए इससे पहले हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात यह अनुस्वार ही है। संरक्षण, र के पहले, संरचना, यहाँ भी र के पहले अनुस्वार है।
संवेदना, संवाद, ठीक इसी प्रकार से संलेपन, संलग्न, संशोधन, अंश, संसर्ग, संसार। यहाँ पर जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं ध्यान दीजिए, य, र, व, ल, श, स और स। यह जो ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन है, इन सभी स्थानों पर इनके पूर्व में यह बिंदु आया है अर्थात अनुस्वार आया है, इसलिए इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही होगा। तो 3 रूपों में से अनुस्वार का यह पहला रूप था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। अनुस्वार का अनुस्वार के रूप में प्रयोग के बाद में अनुस्वार का जो दूसरा रूप है वह है अनुस्वार नासिक व्यंजन के स्थान पर, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग नासिक व्यंजन के स्थान पर किया जाता है। तो नासिक व्यंजन को यदि हम देखेंगे कौन से होते हैं, तो हमने व्यंजन जब पढ़े थे तो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अर्थात व्यंजन के अंतर्गत इन 5 लाइन के जो अंतिम वर्ण हैं, जैसे कि क का ण्य, च का न्य, ट का ण, त का न और प का म, यह अपने अपने वर्ग के पंचम वर्ण हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो यह 5 नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम नासिक व्यंजन है। तो जब जो पंचमाक्षर हैं इनके स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किस परिस्थिति के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि पंचमाक्षर हैं, तो यह जो 5 अक्षर हैं अर्थात जो नासिक के व्यंजन हैं, जब यह किसी शब्द के बीच में अपने आधे स्वरूप में अर्थात इन्हें आधा लिखा जाए, ये अर्ध रूप में आए या स्वर रहित आप इन्हें कह सकते हैं, जैसा भी आपको याद रहे। आधा स्वरूप आप याद रख सकते हैं, स्वर रहित आप याद रख सकते हैं। जब यह अपने स्वर रहित रूप में आए या प्रयोग किए जाएं और इनके बाद में अर्थात इनसे आगे इन्हीं के वर्ग का कोई वर्ण आए। अब इन्हीं के वर्ग से क्या तात्पर्य, जैसे ये देखिए आप प वर्ग हम देखते हैं उदाहरण के लिए, यह प वर्ग है, इसका अंतिम वर्ण म अर्थात म नासिक व्यंजन है, पंचमाक्षर है। किसी भी शब्द के बीच में जब यह आए और इसके बाद में इसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए, तो प, फ, ब, भ, यह चारों वर्ण इसी के वर्ग के हैं। जब यह आए तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस पंचमाक्षर अर्थात इस म के स्थान पर इससे पहले अर्थात इसके आगे जो वर्ण होगा उस वर्ण के ऊपर यह अनुस्वार के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, एक बार और आप इस बात को समझें कि जब भी पंचमा अक्षर अपने किसी भी स्थान पर आधे स्वरूप में आए, स्वर रहित आए, अर्ध स्वरूप में आए और उनके बाद उन्हीं के वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यह नासिक व्यंजन अपने से आगे वाले, अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कैसे प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अंक, अब यहाँ पर अण लिखा हुआ है। यह क वर्ग जब आप देखेंगे तो इस क वर्ग का अंग्य जो है यह यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद में इसी के वर्ग का क आया है। क कबूतर का लिखा हुआ है और ये अण लिखा हुआ है। अब परिभाषा कह रही कि जहां ये आधे आए तो आधा ये नासिक के व्यंजन है, आधा आया है स्वर रहित आया है, मैंने इसे हलंत लगाकर लिखा हुआ है। इसके बाद में इसी के वर्ग का क है, तो यह अब इस रूप में प्रयुक्त किया जाएगा अनुस्वार के रूप में। कहाँ प्रयुक्त किया जाएगा? अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर। तो इससे आगे वाला वर्ण है अ,
तो यह इसके ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है अंक। अब हमने यहाँ पर पंचम वर्ण नहीं लिखा हुआ है, पंचमाक्षर की जगह पर नासिक की व्यंजन के जगह पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शंख। जब हम शंख लिखते हैं तो यहाँ भी क वर्ग का णज्ञ ही आएगा। यहाँ पर इस वर्ग का ख है, यह भी इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यह आता है, इसी के वर्ग का अन्य वर्ण इसके बाद में भी आ रहा है, तो यह अपने से आगे वर्ण अर्थात श के ऊपर जाकर प्रयुक्त होगा। तो शंख इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, अगला उदाहरण देखें तो गंगा यहाँ पर है, तो गंगा भी इस प्रकार से लिखा जाएगा। यह भी इसी की पंक्ति का एक वर्ण है, तो हमने इसे अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया। चंचल, अब च की लाइन का न्य जो है यह यहाँ पर आया हुआ है। अब इसका प्रयोग हम, चूंकि यहाँ भी च आया है, इसी के वर्ग का है, तो च के अर्थात इससे आगे वाले स्वर के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर चंचल इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद में है कंठ। अब कंठ में भी आप देखिए कि यहाँ जिस रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पंचम वर्ण ट की लाइन का पंचम वर्ण है। ट के बाद में ठ आता है, यहाँ पे ठ आया हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में कर रहे हैं। अगला उदाहरण हम देखेंगे दंत। अब त वर्ग के अंतर्गत पांचवा वर्ण जो है वह न है, और इस न के उपरांत इसी के वर्ग का त आया हुआ है, इसलिए यह अपने से आगे वाले वर्ण अर्थात द के ऊपर जाकर लगेगा अनुस्वार के रूप में। दंत इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक इस प्रकार से चंपा, प वर्ग क्या पंचम वर्ण म है, आधा आया हुआ है अर्थात स्वर रहित आया हुआ है, उसके बाद में उसी के वर्ग का प आया हुआ है, तो इसके आगे वाले वर्ण पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से नासिक की व्यंजन के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का जो तीसरा रूप है वह रूप है अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अभी यहाँ मैंने आपको अनुनासिक नहीं बताया है, उसे मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन अनुस्वार के अंतर्गत अनुनासिक की बात हम इसीलिए करेंगे कि अनुस्वार के तीन रूपों में से जो अंतिम रूप, तीसरा रूप जो है जिसका प्रयोग हम करते हैं वह है अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अब अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखें कि जब भी किसी अक्षर के ऊपर अर्थात जो शिरो रेखा होती है, जैसे ये यहाँ मैंने हे लिख रखा है, इस हे के ऊपर मैंने शिरो रेखा लगा रखी है। इस अक्षर के ऊपर शिरो रेखा वाली मात्राएं, तो वाली मात्राएं कौन कौन सी है, ये देखिए, ये शिरो रेखा के ऊपर मात्राएं हैं, ये शिरो रेखा के ऊपर मात्राएं हैं, ये शिरो रेखा के ऊपर मात्राएं, अर्थात जो भी लाइन के ऊपर मात्राएं बनी हुई हैं वे शिरो रेखा वाली मात्राएं हैं। तो कौन कौन सी मात्राएं होती है, छोटी ई की मात्रा शिरो रेखा के ऊपर की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा जो होती है वह भी, दीर्घ ई वाली मात्रा जो होती है वह भी शिरो रेखा के ऊपर वाली मात्रा होती है, जैसे यहाँ हमने कहीं की पर लगाई होगी। ठीक इसी प्रकार से ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये सब मात्राएं शिरो रेखा के ऊपर लगती हैं। तो ये शिरो रेखा वाली मात्राएं हुई। इन शिरो रेखा वाली मात्राओं के ऊपर जब अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु होता है, तब उस चंद्र बिंदु के स्थान पर स्थानाभाव के कारण अर्थात जगह के अभाव के कारण अर्थात स्थान के अभाव के कारण अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक का जो स्थान है उसके को हम यथावत न रखते हुए, ठीक चंद्र बिंदु न लगाते हुए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अर्थात वहां पर है अनुनासिक चंद्र बिंदु है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक के स्थान पर हम अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए मैंने उदाहरण लिखा हुआ है मैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैं, यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब इस प्रकार से जब यदि लिखा जाएगा, आपने ऐसा कभी पुस्तक में, किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन आपने ऐसा मैं लिखा हुआ देखा होगा, ऐसा मैं लिखा हुआ देखा होगा, ऐसा
नहीं लिखा हुआ देखा होगा, अर्थात मैं के ऊपर नहीं के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होता है। तो वहां पर हमें जो बिंदु दिखाई देता है, जो अनुस्वार दिखाई देता है, वह वास्तव में अनुस्वार नहीं होता, वहां तो अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु होता है। लेकिन स्थान के अभाव में अर्थात जगह की कमी के कारण हम उसके स्थान पर सिर्फ बिंदु का ही अर्थात अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अनुनासिक। अब अनुनासिक लिखते समय जब मैंने नीचे यहाँ इसके लिखा हुआ है मैं और इसके साथ में चंद्र बिंदु लगाया, तो यहाँ देखिए ए की मात्रा हो गई, चंद्र बिंदु हो गया और ओ की मात्रा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए सी या बहुत नजदीक आ गई, बहुत समीप हमें दिखाई दे रही है। तो जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थान का अभाव हमें दिखाई देता है। उसी अभाव को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर, अनुनासिक के स्थान पर इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे न लिखने के बजाय हम ऐसे लिखते हैं। तो यही आपने पुस्तकों में लिखा हुआ देखा होगा। तो जहां भी अब शिरोरेखा के ऊपर हमें मात्रा के साथ में कहीं भी बिंदु लगा हुआ, अनुस्वार लगा हुआ दिखाई दे इन मात्राओं के साथ में, तो हमें समझना चाहिए कि वहां पर अनुस्वार नहीं है, अपितु वहां अनुनासिक है। स्थान अभाव के कारण हमने वहां अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने अनुस्वार को 3 रूपों में यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार से इन्हें 3 भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। अनुस्वार के इन तीनों रूपों का प्रयोग करने के साथ में आपको एक विशेष बात की ध्यान रखनी होगी। विशेष क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब पंचमाक्षर अर्थात जो 5वां वर्ण है, उस 5वें वर्ण के स्थान पर हमने बताया कि 5वें वर्ण के स्थान पर, नासिक के व्यंजन के स्थान पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। लेकिन इस नियम को ध्यान रखने के लिए आपको इसके साथ एक और प्रमुख बात यह ध्यान रखनी है कि यदि 5वां जो वर्ण है वह आधा किसी शब्द के अंतर्गत आता है और उसके बाद में पुनः पंचमाक्षर आ जाता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम उस 5वें वर्ण को अनुस्वार में नहीं परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ सम्मति, म पंचमाक्षर है, प वर्ग का 5वां वर्ण है, इसके बाद में फिर म आया हुआ है पंचमाक्षर, पुनः इसकी आवृत्ति हुई है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत चूंकि हम बात करते हैं कि हमने कहा कि पंचमाक्षर हो, आधा हो, तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर जाकर लग जाता है। यही नियम मैंने आपको बताया है, ठीक। यहाँ यदि इस नियम का मैं पालन करूंगी तो मैं सम्मति इस प्रकार से लिखूंगी, लेकिन यह गलत है, यह नियम के विरुद्ध है। मैं इसे यहाँ इस रूप में अर्थात उस नियम के आधार पर नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पंचमाक्षर की आवृत्ति हुई है। अगर इस वर्ग का कोई अन्य वर्ण आता तो मैं उसे परिवर्तित कर कर अनुस्वार के रूप में लिखती, लेकिन यह इसी वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ एक और शब्द मैंने लिखा हुआ है सम्मान। सम्मान में भी यहाँ भी म आया है, पंचमाक्षर की आवृत्ति हुई है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मैं इसे इस रूप में नहीं लिख सकती, यह नियम विरुद्ध होगा अर्थात यह गलत होगा। तो आपको विशेष रूप से इस नियम के साथ में यह बात भी ध्यान रखनी है कि पंचमाक्षर की जब आवृत्ति होती है तो उस स्थान पर फिर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उस पंचमाक्षर को वैसे ही अधूरे रूप में या स्वर रहित ही लिखते हैं। तो यह हमारे जो है अनुस्वार के प्रयोग पूरे हुए। अब हम बात करेंगे अनुनासिक की। तो अनुनासिक का एक प्रयोग तो हमने देख ही लिया कि जब हमने अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। अब यह जो अनुनासिक है यह न तो स्वर है न व्यंजन है, अर्थात इस या आधा स्वर या आधा व्यंजन आप कह सकते हैं। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वह नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक से होता है। उच्चारण स्थान जब हम बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह नाक और मुंह दोनों से होता है, इसीलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि मुख, कहाँ, आदि आदि।
तो जिस प्रकार से जिस स्थान पर अनुस्वार नहीं आता है और हम अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं, तो उन सभी स्थानों पर यथावत अर्थात यह चंद्र बिंदु जैसा है वैसा का वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। इसका परिवर्तन मात्र अनुस्वार के रूप में होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पूर्व में। इसके अतिरिक्त जहां भी अनुनासिक का प्रयोग होता है, ऐसे स्वरूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, चूंकि वह नाक और मुख दोनों से बोला जाता है और हम उसको जब बोल रहे हैं तो वो यथा स्थान अपने स्थान पर जाकर शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से यह अनुस्वार और अनुनासिक के नियम थे जो मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।